हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में फ्रेंड्स हमने प्रगतिवाद को किया था। आज हम कर रहे हैं प्रयोगवाद और नई कविता। वाद के रूप में प्रयोग शब्द का प्रचलन सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1943 ईस्वी से। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं, यानी कि 4 सप्तक थे और चारों सप्तक में क्या थे? 7 कवि थे। एक सप्तक में 7, 2 में 7, इस तरह से थे। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हैं। पहला जो सप्तक है उसमें कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञे। ये प्रथम तार सप्तक में है। इसको लेकिन प्रथम नहीं बोला जाएगा, इसको सिर्फ तार सप्तक के नाम से ही जाना जाता है। और ये कब हुआ? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1943 ईस्वी में हुई थी। इनके कवि याद करने भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कवि किस सप्तक से संबंधित है या नहीं है। नेक्स्ट है दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके कवि कौन कौन से हैं? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर और हरिनारायण व्यास। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अब है तीसरा सप्तक। ये सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण सिंह, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन, ये हैं तीसरे सप्तक के कवि। अब है हमारा चौथा सप्तक सन 1979 ईस्वी। राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अबुज, अवधेश कुमार, ये चौथे सप्तक के कवि हैं। चारों सप्तक के कवि, इनके सन याद करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार मिलान में भी पूछ सकते हैं, कई बार 4 नाम देकर पूछ सकते हैं कौन ये कवि किस सप्तक से संबंधित है या नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, यानी कि जो तार सप्तक के कवि थे उनको क्या कहा है? अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा है। दूसरे सप्तक में अज्ञे ने आत्म अन्वेषण पर बल दिया है। जो तार सप्तक था उनके कवियों को तो राहों के अन्वेषी, और जो दूसरा सप्तक था उसमें अज्ञे ने क्या किया है? आत्म अन्वेषण पर बल दिया है। तीसरा सप्तक के कवि, जो तीसरे सप्तक के कवि थे, वे क्या थे? कवि स्वयं अपनी कविताओं के आलोचक बनकर उभरे थे, यानी कि जो तीसरे सप्तक के कवि थे स्वयं ही रचना की और स्वयं ही अपनी रचनाओं की क्या की थी? उन्होंने आलोचना में बनकर उभरे थे अपनी खुद की कविताओं के। नेक्स्ट है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने तार सप्तक की समीक्षा में इस काव्य प्रवृत्ति का नाम प्रयोगवाद दिया, यानी कि जो प्रयोगवाद नाम दिया वो किसने दिया था? अज्ञे ने नहीं दिया था, वो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने दिया था। और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को और क्या कहा था? ये कोटेशन भी पूछी जाती है। बैठे ठाले का धंधा कहा था। बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को किसने कहा था? नंदुलारे वाजपेयी ने कहा था। अज्ञे ने प्रयोगवाद शब्द को अनुपयुक्त मानते हुए दूसरा सप्तक की भूमिका में स्पष्ट किया कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। विरोध और अस्वीकृति के बाद भी प्रयोगवाद शब्द सर्वमान्य हो गया। ये किसने कहा था? प्रयोग का कोई वाद नहीं है, अज्ञे ने कहा था। किसकी भूमिका में कहा था? दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था। और एक शब्द है आधुनिकता वाद का जो आरंभ होता है, जो शुरुआत होती है, वो किससे मानी गई है? वो भी किससे मानी गई है? प्रयोगवाद से ही मानी गई है। आधुनिकतावाद का जो आरंभ है वो भी किससे है? प्रयोगवाद से है। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय समाज के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। किसको प्रमुखता दी गई है? मध्यवर्गीय समाज को। प्रयोगवाद सर्वाधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन थे? सोरेन कीरकेगार्ड थे।
किससे प्रभावित है प्रयोगवाद? अस्तित्ववाद से तो प्रभावित है। और अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन थे? सोरेन किरकेगार्ड थे। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया। किस समीक्षा में किया गया? समकालीन में। क्या घोषित किया गया है? अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। किसको? अज्ञेय को किया है। प्रयोगवादी कवि हर प्रकार की रूढ़ि के विरोधी हैं और अपने को परंपरा भंजक मानते हैं। वस्तुतः ये कवि यथार्थवादी हैं। प्रयोगवादी कवि कैसे हैं? यथार्थवादी हैं। प्रयोगवादी कविता में बौद्धिकता का प्राधान्य है और वह क्लिष्ट प्रयोगों तथा असंबद्ध वाक्य रचना के कारण भी दुरूह हो गई। प्रयोगवादी कविता दुरूहता, अस्पष्टता, समाज निरपेक्षता के कारण कभी लोकप्रिय नहीं हो सकी। क्यों लोकप्रिय नहीं हो सकी? क्योंकि वो क्या था? उसमें दुरूहता, अस्पष्टता, समाज निरपेक्षता के कारण। प्रयोगवाद की कालावधि यानी कि कब से कब तक मानी गई है? 1943 से 1953 ईस्वी तक मानी गई है। सन 1951 में दूसरा शतक प्रकाशित होने के बाद कपितः प्रयोगवादियों ने अपने को अज्ञेय के नेतृत्व से अलग करने का प्रयत्न करने लगे थे। अपने को प्रयोगवादी कहलाने में संकोच करने लगे थे। इन कवियों ने अपनी रचना को नई कविता कहना आरंभ कर दिया। यानी कि अज्ञेय के नेतृत्व से कब अलग हुए? दूसरे शतक की शुरुआत प्रकाशित हुआ तब ये कवि क्या थे? अज्ञेय से अलग होने का प्रयत्न करने लगे और खुद को प्रयोगवादी कहलाने में क्या संकोच करने लगे। इसलिए उन्होंने खुद को क्या नई कविता, अपनी रचनाओं को क्या कहा? नई कविता कहना आरंभ किया। यहीं से नई कविता की शुरुआत होती है। किस शतक से शुरुआत होती है नई कविता की? दूसरे शतक से नई कविता की शुरुआत होती है। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? इलाहाबाद से। कब हुई? 1954 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त। नई कविता के पत्रिका के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। 1954 में प्रकाशन हुआ था। नई कविता में चर्चित लघु मानव का अर्थ वह सामान्य जन जो अब तक उपेक्षित था। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अपने किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता के नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया। यानी कि जो नई कविता थी उसके उन्होंने नए नए नाम, अलग अलग तरह के नाम बताए। और कितने तरह के नाम बताए थे? 45 नामों के उल्लेख किया था। किस में किया था? किस्म किस्म की कविता नामक लेख में। प्रभाकर माचवे की कविताओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताओं की विशेषताओं का सामंजस्य मिलता है। किन की कविताओं में मिलता है? प्रभाकर माचवे की में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन तीनों की विशेषताओं का क्या मिलता है? सामंजस्य मिलता है। नेक्स्ट है सन 1952 में नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञेय ने आकाशवाणी पटना की एक भेंट वार्ता में किया था। नई कविता शब्द का प्रयोग किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। 1952 में किया था। कहाँ किया था? आकाशवाणी हुई थी पटना की, उसकी एक भेंट वार्ता में किया था। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नई कविता में अर्थ का प्राधान्य न मानकर उसे बिंब प्रधान माना है। नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। नई कविता काव्य प्रवृत्ति के प्रचार प्रसार में प्रतीक, दृष्टिकोण, कल्पना, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं का योगदान रहा। यानी कि जो नई कविता थी उसमें किन किन का योगदान रहा था? काव्य प्रवृत्ति के प्रचार प्रसार, प्रतीक, दृष्टिकोण, कल्पना, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं का इसमें क्या रहा था? योगदान रहा था। प्रयोगवाद को अधिक गतिशील और प्रयोगशील बनाने में बिहार के 3 साहित्यकारों का भी योगदान रहा। कौन कौन से थे? नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। और इन्हीं के नाम से
इन्होंने अपने जो जैसे इनके नाम न, के, न, इनसे क्या बनाया था, नकेनवाद। नकेनवाद को और किस नाम से जाना जाता है, परपदवाद के नाम से भी जाना जाता है। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार ने अपने नाम के प्रथम अक्षर को लेकर नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन चलाया। सन 1956 में परपदवाद का प्रकाशन किया। और ये 1956 में परपदवाद का प्रकाशन हुआ। और जो ये नकेनवाद या परपदवाद ये किस सप्तक में हुए थे, नई कविता दूसरे सप्तक में हुई थी और नकेनवाद ये किस में हुए थे, तीसरे सप्तक में हुए थे। और बच्चन सिंह ने इस जो ये नकेनवाद है, बच्चन सिंह ने इसको क्या नाम दिया था, बच्चन सिंह ने इसको रूपवाद नाम दिया था, नकेनवाद को रूपवाद नाम दिया था। सुलभ श्रीराम युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक हैं। परमानंद श्रीवास्तव प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। अब है आगे की कविताएं शुरू होती हैं प्रयोगवाद में प्रयोगवाद में आगे की कविताएं शुरू होती हैं। देखो, आंगन के पार दीवार काव्य संग्रह 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम अंतसलिलता, दूसरा चंद्रकांत शिला, तीसरा ऐसा धवीना। ये तीनों किस में आती हैं, ये तीनों रचनाएं प्रयोगवाद में आती हैं। और ये किस संग्रह में है, आंगन के पार दीवार संग्रह में है। आंगन के पार दीवार में संकलित ऐसा दवीना एक लंबी कविता है, आगे की श्रेष्ठतम कविताओं में परिगणित की जाती है। यानी कि जो आगे की श्रेष्ठ कविताएं हैं उनमें ऐसा दवीना को भी गिना जाता है। ऐसा दवीना चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हॉर्ब की भारतीय परिवेश में प्रस्तुति है। सांप आगे की सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता है। सांप कैसी कविता है, व्यंग्य कविता है। यह नगर के तथाकथित सभ्य लोगों पर गहरा प्रहार करती हैं। एक चीड़ का खाका में आगे ने जापानी काव्य का नमूना प्रस्तुत किया है। जापानी भाषा में ऐसे मुक्तकों को हाइक्यू कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार DSSB में भी पूछा गया है कि जापानी भाषा का शब्द हाइक्यू किसने प्रयोग किया था, तो वो आगे ने किया था। और किस रचना में किया है, एक चीड़ का खाका में। भगनदूत आगे का पहला कविता संग्रह है। आगे का पहला कविता संग्रह कौन सा है, भगनदूत है। आगे कृत चिंता का विषय प्रेम है। इसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को कविता, गद्य, गीत दोनों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके 2 भाग हैं, विशोप्रिया और एकायन। चिंता के कितने भाग हैं, 2 हैं, विशोप्रिया और एकायन। अब है नेक्स्ट इत्तलम, 4 भागों में विभाजित है। जो इत्तलम रचना वो 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं, बंदी सौपन, हिये हारिल, वंचना के दुर्ग और मिट्टी की ईहा। नेक्स्ट है हरिघास पर सन भर आगे की पहली प्रौढ़कृति मानी जाती है। आगे की पहली प्रौढ़कृति कौन सी मानी जाती है, हरिघास पर सन भर। नेक्स्ट रचना बावरा अहेरी काव्य ग्रंथ में अहेरी शब्द आलोक का प्रतीक है, जो बाह्य जगत में प्रकृति के अंधकार और अंतर जगत में मन के तमस को मिटाता है। बावरा अहेरी में अहेरी शब्द किसका प्रतीक है, आलोक का प्रतीक है। और वो क्या है, जो बाह्य जगत की प्रकृति के अंधकार और अंतर जगत के मन के तमस को मिटाता है। नेक्स्ट है बावरा अहेरी की प्रारंभिक पंक्तियों पर फारसी के प्रसिद्ध कवि उमर खयाम की एक रुबाई का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। आंगन के पार दीवार में आगे ने विराट जीवन और अनिर्वचनीय तत्वों के साथ अपने मन का संबंध स्थापित किया है। शमशेर एवं आज्ञा 2 ऐसे आधुनिक कवि हैं जो अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड और इलियट के अधिक निकट थे। यानी कि ऐसे हिंदी के 2 कवि कौन से थे, आधुनिक कवि, हिंदी के आधुनिक कवि कौन से थे जो अंग्रेजी कवियों एजरा पाउंड और इलियट के अधिक निकट थे, वे थे आज्ञा और
शमशेर और आज्ञे किसके नज़दीक थे? एजरा पाउंड और इलियट के अधिक निकट थे। अब है प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। हमें कवि भी याद करने हैं कि कौन सा कवि किस बात से संबंधित है या किस युग से है, साथ में इनका जन्म भी। गिरिजा कुमार माथुर 1919 से 1994, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964, भवानी प्रसाद मिश्र 1914 से 1985, शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993। ये सीक्वेंस में नहीं लगे हुए, ये हमें सीक्वेंस में याद करने हैं किस कवि का जन्म किस सन में हुआ है। धर्मवीर भारती 1926 से 1997, आज्ञे जी 1911 से 1987, प्रभाकर माचवे 1917 से 1991, विजय देवनारायण शाही 1924 से 1982, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983, भाट भूषण अग्रवाल 1919 से 1975, श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986, रघुवीर सहाय 1922 से 1992, धूमिल 1936 से 1975, लक्ष्मीकांत वर्मा 1922, नरेश मेहता 1922, कुंवर नारायण 1927, केदारनाथ सिंह 1934, रामदास मिश्र 1924 और जगदीश गुप्त 1926। ये हैं सारे प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, यानी कि ये कवि प्रयोगवाद और नई कविता से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों की समान रूप से स्वीकृति है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की जो रचनाएं हैं उनमें तीनों की झलक मिलती है। प्रगतिशील चेतना के कवि शमशेर बहादुर सिंह कैसे थे? प्रगतिशील चेतना के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग किए, अतः इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी पत्नी की रुग्ण और जर्जर दशा पर अपनी संवेदनशीलता एक पीली शाम नामक कविता के माध्यम से व्यक्त की हैं, यानी कि एक पीली शाम किसके ऊपर लिखी? शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी पत्नी के ऊपर लिखी है। आलोचकों ने नेक्स्ट कवि हैं हमारे मुक्तिबोध। आलोचकों ने गजानन माधव मुक्तिबोध की समानता कबीर से की है, यानी कि मुक्तिबोध को क्या कहा गया है? आधुनिक युग का कवि कबीर कहा गया है। आधुनिक युग का कबीर किसको कहा गया है? मुक्तिबोध को कहा गया है। नेक्स्ट है अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है। अंधेरे में मुक्तिबोध की सबसे लंबी और सर्वाधिक चर्चित कविता है। इन्होंने इस कविता में अपनी समग्र रचनाओं को पूरे आवेग के साथ मूर्त किया है। अंधेरे में कविता एक सोपन कथा है, यानी कि एक कैसी कविता? ये एक सोपन कथा है, एक फैंटेसी है। यह फैंटेसी अंतर्दर्शन की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त है जिसमें एक सतर पर साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और फासिस्ट प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के रहस्य खुलते, दूसरे सतर पर बाह्य जगत, अंतर्जगत की विस्मयता के संवेदनात्मक ज्ञान परस्पर आबद्ध हैं। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। अनुभव की कन्या फैंटेसी को कहा है। मुक्तिबोध की कविता तिलिस्मी, एयारी उपन्यासों की कथा की तरह अद्भुत चमत्कार, भयावही चित्रों, डरावनी सूरतों, आतंक, दहशत आदि से परिपूर्ण है, यानी कि ये सारी चीज़ें मुक्तिबोध की कविताओं में मिलती हैं। इसलिए मुक्तिबोध को क्या कहा जाता है? भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। भयानक कवियों का कवि। एक तो खाली कवियों का कवि किसको कहा गया? शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को सिर्फ कवियों का कवि कहा गया है। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा गया है। सिरफरे का गीत मुक्तिबोध का आत्मनिरीक्षण का गीत है। इसमें कवि ने युग की संवेदनशील शून्यता, कर्तव्यहीनता, एकर्मण्यता, घोर स्वार्थी मनोवृत्ति का उद्घाटन किया है। मुक्तिबोध की भूल गलती कविता में भूल गलती को ही सुल्तान के रूप में पेश किया गया है। उसके सामने हथकड़ी पहने हुए ऊंचे कद का मूर्त रूप ईमान प्रस्तुत होता है।
सारे धार्मिक संत और सैनिक सरदार आदि खामोश रहते हैं। ईमान को जीवन की शर्मनाक शर्तें मंजूर नहीं है। ये सब किस में है? भूल गलती कविता में है। नेक्स्ट है ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता ब्रह्म राक्षस है। इसमें ऐसे ब्राह्मण को प्रस्तुत किया गया है जो अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर गया है और वो क्या? ब्रह्म राक्षस बन गया है। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का एक दहशता इस्पाती दस्तावेज कहा है। किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। अंधेरे में कविता सर्वप्रथम 1964 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले ये कल्पना पत्रिका में 1964 में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रथम प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से हुआ था। यानी कि जो अंधेरे में कविता है उसका जो प्रथम प्रकाशन है किस शीर्षक से हुआ? आशंका के द्वीप अंधेरे में। भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संग्रह गीत फरोश सन 1953 में प्रकाशित हुआ। अब हमारा भवानी प्रसाद शुरू हो जाता है। जो भवानी प्रसाद का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? गीत फरोश है। और कब प्रकाशित हुआ था? 1953 में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। सारा शहर शीर्षक कविता में वर्णित विनाश लीला किसी परोक्ष सत्ता द्वारा नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य द्वारा रची जा रही है। स्नेह शपथ कविता में मिश्र जी गांधी के प्रेम और स्नेह को घर घर पहुंचाना चाहते थे। इसका मूल भाव है विश्व भौतिक स्पर्धा और हिंसा के कारण झुलस रहा है। देखो, स्नेह शपथ कविता में मिश्र जी गांधी के प्रेम और स्नेह को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो क्या है? गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं को क्या कहा था? स्वयं के लिए ही कहा था। उन्होंने स्वयं को गांधी का पुत्र भी कहा था। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का पुत्र कहा था। इसका मूल भाव है विश्व भौतिक स्पर्धा और हिंसा के कारण झुलस रहा है। गांधी दर्शन ही मानवता के उसर को हरा भरा कर सकता है। नेक्स्ट है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह को नवगीत विधा का प्रवर्तक और पुनरुद्धारक होने का श्रेय प्राप्त होता है। उन्होंने नई कविता, गीत और नवगीत का परिणय किया था। जो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हैं वे किस विधा के प्रवर्तक थे? नवगीत विधा के प्रवर्तक थे और पुनरुद्धारक होने का श्रेय प्राप्त था। इसलिए उन्होंने जो उनकी नई कविता, गीत, नवगीत का परिणय मिलता है। अब है धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल का पहला काव्य संग्रह 1972 ईस्वी में संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी चर्चित है। धूमिल का अन्य काव्य संग्रह सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी काफ़ी चर्चित हुआ है। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह ने सुई और धागे के बीच में कविता में माँ का त्याग और परिवार की सुरक्षा के प्रति उसका समर्पण प्रस्तुत किया है। कुंवर नारायण कृत आत्मजी कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसके बिंब मूलतः बौद्धिक हैं। अरुण कमल को काव्य रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार तथा शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि अरुण कमल को किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुण कमल कृत नए इलाके में कविता मनुष्य की भौतिक उन्नति, शहरीकरण की मानसिकता, परिवर्तन की तेज गति के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य के निरंतर घटती हुई आत्म संवेदना को निर्दिष्ट करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रयोगवाद और नई कविता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है और उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक।
तो हम हिंदी के जितने भी नेट का पाठ्यक्रम लगा हुआ है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एक वीडियो अब उनके लिए भी बनाएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही पढ़ेंगे। सबसे शुरुआत हम करेंगे नाटक विधा से। तो फ्रेंड्स तब तक अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।